हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विच ऑनलाइन क्लासेस। आई एम शिवराज और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और यहाँ पर हम इसको इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। When two charges of same magnitude and opposite nature are located at extremely short distances, then this type of system is called electric dipole। कहने का मतलब ये है कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हुए हो तो ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे NaCl, HCl, NH3, H2O, CO2, CH4। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण ये अपने आप को एज ए डाइपोल डेवलप कर लेते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम डाइपोल को देखते हैं तो डाइपोल में ये जो सेंटर पॉइंट है यानी जो मिड पॉइंट है वो कहलाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, और इन दोनों जो चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है, इसके अनुदिश जो लाइन होगी वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और यदि हम मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट उसकी पोलैरिटी और स्ट्रेंथ का मेजर होता है। आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ इट्स चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम P वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारे पास Q इंटू 2A। यहाँ पर जो Q है वो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है और 2A उनके बीच की डिस्टेंस है। दोस्तों यहाँ पर हम 2A की जगह L या D भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो 2A है हम इसलिए ले रहे हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे किसी भी डाइपोल के थ्रू तो वहाँ पर आसानी रहेगी डिस्टेंस बताने में। और भी बहुत सारी बातें हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, जैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता ही है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, हमेशा ही नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेते हैं ना पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर डिस्टेंस है तो कूलॉम इनटू मीटर। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप इसका लिख सकते हो M0L1T1A1। ठीक है, वो भी आप इस फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डाइपोल परमानेंट डाइपोल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बता सकते हैं सम मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर्स ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इन नॉर्मल स्टेट हैज फाइनाइट सेपरेशन एट द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, यानी उनमें जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज का वो जो सेंटर होता है उसमें थोड़ा सा सेपरेशन होता है। ठीक है, और वो एज ए डाइपोल होते हैं और उनमें डाइपोल मोमेंट भी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं HCl, NaCl, H2O, NH3 एक्सेट्रा, ये जो क्या है ये परमानेंट डाइपोल है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर है वो एक ही जगह होते हैं और इनमें शुरुआत में जो किसी प्रकार का जो है डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अपने आप को एज ए डाइपोल डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इनके कुछ एक एग्जांपल है हमारे पास CO2, CH4। ठीक है, ये जो ऐसे मॉलिक्यूल है जिनको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपने आप को एज ए डाइपोल डेवलप कर लेंगे और इनमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम दो पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास उस डाइपोल की एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और सेकंड हम फाइंड करेंगे उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक डाइपोल है जो -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम जो -Q जो चार्ज है उसको पॉइंट A पर ले रहे हैं और जो +Q चार्ज है उसको हम पॉइंट B पर ले रहे हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है कि इन दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2A। ठीक है, और आप अलग अलग भी बता सकते हो। जो इस डाइपोल का मिड पॉइंट है यानी इस डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है उससे इन दोनों की जो अलग अलग डिस्टेंस है चार्ज की कितनी हो जाएगी, इक्वली होगी A, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस कितनी ली है इन दोनों की,
2a ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास a और a, ठीक है। और इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं O से। अब दोस्तों हमें एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम डायपोल की एक्सियल लाइन लेंगे, ठीक है। और एक्सियल लाइन, ये वाली जो लाइन होगी वो एक्सियल लाइन होगी, ठीक है। तो आप चाहे उधर कोई एक पॉइंट लो, चाहे आप इधर कोई एक पॉइंट लो, हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरफ प्लस क्यू चार्ज की तरफ, और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कैपिटल P से, ठीक है। इस पर आपको इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर हम माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों जो चार्ज हैं, यानी जो ये डायपोल है वो वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन, और देखो डिस्टेंस अब आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पर डिस्टेंस क्या आएगी, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट P लिया है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखो प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये A है, तो R में से A कम हो जाएगी, यानी R माइनस A हो जाएगी प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस। साथ ही हम माइनस क्यू चार्ज की भी बता देते हैं डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट P से। तो माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये सेंटर तक तो है R और A डिस्टेंस और आगे है, तो टोटल माइनस क्यू की पॉइंट P से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A, जो अभी यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में काम में लेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे थे प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन जो डिस्टेंस कौन सी आएगी, वो प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस आएगी, यानी R माइनस A। तो यहाँ पर हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसको वेक्टर में डिनोट किया है, तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। और डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, डायरेक्शन आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो, जैसे पॉइंट P पर प्लस क्यू चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, और आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ही उससे दूर ही होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, आप इसको यहाँ पर डिनोट कर सकते हो E प्लस क्यू वैक्टर की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है वो हम बता सकते हैं कि ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि डायपोल में एक और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं, और उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। और यहाँ पर भी देखो जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू से दूर है, तो आप ले सकते हो कि ये जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो P कैप, ठीक है, स्मॉल P कैप। P कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है जो डायपोल मोमेंट के अलोंग है, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं E माइनस क्यू, ठीक है, वेक्टर। देखो यहाँ पर ये जो प्लस क्यू और जो माइनस क्यू है हमने नोटेशन लिए हैं, यहाँ पर आप B और A भी लिख सकते थे, ठीक है, या फिर 1 या 2 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको ध्यान में रखना होता है कि ये कौन से चार्ज के कारण है और ये कौन से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने माइनस क्यू लिया है और यहाँ पर प्लस क्यू लिया है, ताकि आपको पता रहे कि ये प्लस क्यू के कारण है और ये माइनस क्यू के कारण है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या होगा Q अपॉन, और डिस्टेंस कौन सी आएगी आज, यहाँ पर डिस्टेंस आएगी ये वाली माइनस क्यू की पॉइंट P से डिस्टेंस, यानी R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आप बताओ देखिए क्या होगी। भाई माइनस क्यू चार्ज है तो हमेशा ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की तरफ ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है, E माइनस क्यू वैक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस P कैप की डायरेक्शन में, यानी ये जो डायपोल मोमेंट है उसके अपोजिट है डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस P कैप, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोस्तों पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, आप लिख सकते हो यहाँ पर टोटल फील्ड एट P, ठीक है। पॉइंट P पर जो टोटल फील्ड है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E प्लस क्यू वेक्टर प्लस E माइनस क्यू वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर
इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर Q और 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये जो टर्म है कॉमन आ जाएगी बाहर, और पी कैप भी कॉमन है तो ये भी बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लिख दोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन आ जाएगा, Q भी कॉमन आ जाएगा, और देखो यहाँ पर क्या कौन सी टर्म रहेगी 1/r-a का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमने केवल पी कैप कॉमन लिया है तो माइनस साइन अंदर रहेगा, और ये वाली जो टर्म है 1/r+a का स्क्वायर रह जाएगी। ठीक है, r+a का होल स्क्वायर। ओके, और ये आ जाएगी हमारे पास पी कैप। अब दोस्तों बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसमें इन दोनों टर्म्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा पहले से ही है Q/4 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन वाली टर्म थी, और जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा r-a का होल स्क्वायर इंटू r+a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर कौन सी टर्म आ जाएगी, यहाँ पर तो ये इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन आ जाएगी पी कैप। अब बस आपको इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और किस तरीके से, यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है, और यहाँ पर भी जो ब्रैकेट है इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास r² + a²+2ar, और यहाँ पर आ जाएगा r² + a² - 2ar, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह है, और इस माइनस चिन्ह के कारण क्या होगा, ये जो सारी टर्म है वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो r² और a² कैंसिल हो जाएगा, और जो 2ar वाली जो टर्म है वो ऐड होके 4ar बन जाएगी, और हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी ई वेक्टर की। ठीक है, ई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास 4ar अपॉन, देखो नीचे वाले को भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, a - b और a+b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास r² - a², और होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो होल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे, और डायरेक्शन आ जाएगी पी कैप। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये जो r है, यानी सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस हमेशा ही हम सेंटर से ही लेंगे, जो भी पॉइंट जिस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उसकी डिस्टेंस हमेशा ही हम डाइपोल के सेंटर से लेंगे। ठीक है, तो ये जो r है वो इस a से वेरी वेरी ग्रेटर देन है। ठीक है, आप यहाँ पर साइड में बता सकते हो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म है इसमें ये जो a² है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, r² बचेगा, और होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा r⁴। ठीक है, और r⁴ है, और ऊपर यहाँ पर r है तो क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो टर्म है कुछ इस तरीके से आएगी। देखो यहाँ पर Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास 4a/r³। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस r से ये जो r⁴ थी एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, और ये डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास पी कैप। दोस्तों इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और दोस्तों यहाँ पर ये जो Q × 4a है, यहाँ पर हम 4 को 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे देखो हमारे पास ये जो Q × 2a वाली टर्म है वो क्या बन जाएगी, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 2a, तो हम ये जो Q × 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × p की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा r³ और ये हो जाएगा पी कैप। दोस्तों ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और आगे इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2, और ये जो p × p कैप है हम इसको p वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास r³। ठीक है, और दोस्तों यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड में आपको वेक्टर हटा देना है बस, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सियल लाइन पर ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये है एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है
दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आइए देखते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक डाइपोल है जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो -q चार्ज है इसको हम ले रहे हैं पॉइंट A पर, और ये जो +q चार्ज है इसको हम ले रहे हैं पॉइंट B पर। और आप सभी को पता है यहाँ पर जो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो हम कितनी लेते हैं, वो लेते हैं 2a, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लियरली बता सकते हैं कि इस डाइपोल के सेंटर से जो इन दोनों चार्ज की अलग अलग डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a और ये भी हो जाएगी a, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी, तो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर तथा सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन होगी। कहने का मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पर आपको कहीं भी एक पॉइंट लेना है और उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर आगे जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर सम लेके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको +q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस r ले रहे हैं, ठीक है। हमेशा ही जब आप किसी डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो आप डिस्टेंस कहाँ से लोगे, डाइपोल के सेंटर से। तो यहाँ पर हमने डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस r ली है, ये आपके पास a है। तो ये जो +q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम √a² + r², ठीक है। ये a है, ये r है, तो ये हो जाएगी √a² + r²। इसी प्रकार आप इसके लिए भी बता सकते हो। इसके लिए देखो क्या हो जाएगी, इसके लिए भी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपके पास √a² + r²। अब दोस्तों हम +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, E + q वेक्टर = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0। और ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास q आज जो डिस्टेंस आएगी वो कौन सी होगी, वो +q से P वाली डिस्टेंस यानी a² + r² का अंडर वाली डिस्टेंस काम में आएगी, ठीक है। और यहाँ पर अंडर है और यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर आता है, तो अंडर कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या रहेगा आपके पास, a² + r²। और डायरेक्शन दोस्तों प्लस चार्ज से हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, दूर ही होती है, ठीक है। E + q वेक्टर से आप इसको डिनोट कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो BP के अलोंग, ठीक है, अलोंग टू BP, ठीक है। जब दोस्तों हम -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे पॉइंट P पर तो क्या होगा, तो देखो दोस्तों हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, E - q वेक्टर = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 q देखो डिस्टेंस तो वही है √a² + r², तो ये हो जाएगा हमारे पास a² + r², ठीक है। अंडर हट जाएगा। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन दोस्तों आपको पता है -q की तरफ ही होगी। तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, E - q वेक्टर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर अलोंग टू PA, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को देखते हैं तो यहाँ पर देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको इक्वल लग रहा है, ठीक है, यानी इक्वल ही है, लेकिन जो डायरेक्शन है केवल उसमें ही डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हो कि E + q का मैग्नीट्यूड = E - q का मैग्नीट्यूड, यानी कहने का मतलब E + q = E - q। केवल और केवल यहाँ पर किसमें डिफरेंस है, डायरेक्शन में डिफरेंस है। और डायरेक्शन में डिफरेंस होने के कारण अब इनका वेक्टर सम हम किस प्रकार करेंगे, वेक्टर सम करने के लिए आपको सबसे पहले इनको कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले E + q को कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो एंगल है हम कितना ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, ठीक है, थीटा एंगल ये हम ले रहे हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों देखो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से कंपोनेंट आएंगे। ये जो एंगल है थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कोस में, ये हो जाएगा E + q कोस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा E + q साइन थीटा। इसी प्रकार हम -q वाले को भी
कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू है, इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक तो इधर ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा के पास वाला ये जो कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कोस में ई माइनस क्यू कोस थीटा। और यहाँ पर देखो दोस्तों दूसरा जो कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और ये होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है, ई माइनस क्यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो हमने इसको यहाँ पर कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है और आज एक कोस के कंपोनेंट आए हैं और यहाँ पर साइन के कंपोनेंट आए हैं। जब आप इन दोनों कंपोनेंट को देखते हो तो जो साइन वाले कंपोनेंट है दोनों चार्ज के कारण वो एक दूसरे के अपोजिट है और वैल्यू भी इनकी इक्वल है, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। केवल और केवल कौन से कंपोनेंट बचेंगे, कोस वाले। तो आज पॉइंट पी पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर टोटल फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा। दोस्तों यहाँ पर ये जो E प्लस क्यू है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, और ये जो E माइनस क्यू है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पर हमने देखा था कि E प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है E माइनस क्यू, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इस टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2E प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है सेम होने के कारण ऐड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/a² प्लस r²। और यहाँ पर हम कोस थीटा को भी थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। इसमें देखो ये एंगल थीटा है, ये जो साइड है वो है a, ये है r और ये है √a² प्लस r², ठीक है। कहने का मतलब ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू PBP/HHB, ठीक है, यानी जो कोस है उसके लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास a और हाइपोटेनियस है √a² प्लस r²। तो कोस थीटा की वैल्यू आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो a/√a² प्लस r²। देखो दोस्तों ऊपर यहाँ पर Q/2a है, ठीक है। तो Q/2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम इसको P के रूप में डिनोट कर सकते हैं, यानी P इज इक्वल टू क्या होता है, Q/2a, ठीक है। और देखो नीचे यहाँ पर a² प्लस r² की पावर 1 है और यहाँ पर हाफ है, तो बेस इक्वल होने के कारण पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और a² प्लस r² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P/a² प्लस r² की पावर हो जाएगी 3/2। तो यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो r है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है a, ठीक है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो a² की टर्म है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, और क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा r², और इसकी पावर है 3/2। तो स्क्वायर से ये जो पावर हाफ है वो कैंसिल हो जाएगी और ये बन जाएगा क्यूब। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है। आगे जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखो दोस्तों डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर है कि ये इसके अपोजिट ही है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P/r³, और यहाँ पर आप लिख सकते हो -p², ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P वेक्टर/r³, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/p² बन जाएगा P वेक्टर, ठीक है, और माइनस साइन यहाँ पर हमने आगे लगा दिया है। तो दोस्तों ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर क्लियरली देखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस प्रकार फाइंड करते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है, in the axial position of electric dipole the intensity of electric field is in the direction of electric dipole moment। कहने का मतलब ये है कि एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उस डाइपोल की एक्सिस के पैरेलल होती है और डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेम डिस्टेंस इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई r डिस्टेंस पर पहले इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट लेते हैं और फिर एक एक्सिस पर हम पॉइंट लेते हैं r डिस्टेंस पे ही, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, वहां पर जो इंटेंसिटीज आएगी उनमें रिलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा
2E इक्वेटोरियल। कहने का मतलब ये है कि एक्सिस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वेटोरियल वाली फील्ड इंटेंसिटी की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको बस यही ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ पर जब हमने एक सिंगल चार्ज की बात की थी तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो थी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एक डायपोल के कारण क्या होती है फील्ड इंटेंसिटी, एक डायपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी आप कह सकते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम यूनिफॉर्म फील्ड को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला, उसमें हमने क्लियरली देखा था कि यूनिफॉर्म फील्ड को कुछ इक्वल और पैरेलल लाइनों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। अब इस फील्ड में यदि हम कोई एक डायपोल रखते हैं, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो देखो हम किस प्रकार यहाँ पर एक डायपोल रख रहे हैं। मान लीजिए कि एक डायपोल है ए बी, जिसके पॉइंट ए पर -q चार्ज है और पॉइंट बी पर +q चार्ज है। ठीक है, इसको पॉइंट बी दे रहे हैं हम और इसको थीटा एंगल पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, थीटा एंगल होगा वो होगा डायपोल मोमेंट से। ठीक है, डायपोल मोमेंट और ई वेक्टर के बीच। ठीक है, अब दोस्तों हम सभी को पता है जब भी कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पर भी -q और +q चार्ज पर अलग अलग फोर्स लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो -q चार्ज है उस पर देखो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ FA वेक्टर से। और जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तो डायपोल के पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हो जाएगा ई वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ FB वेक्टर से। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं इनकी वैल्यूज की, तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन -q चार्ज। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हमने डिनोट किया है FA वेक्टर से। तो देखो FA वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -QE वेक्टर। देखो ये जो माइनस साइन है वो ये डिनोट कर रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन +q चार्ज की तो देखो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन +q चार्ज। तो इसकी वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसको हम डिनोट कर रहे हैं FB वेक्टर से और इसकी वैल्यू आ जाएगी QE वेक्टर। यहाँ पर प्लस ही है क्योंकि ये जो फोर्स है FB वेक्टर वो किस डायरेक्शन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस डायपोल पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा। देखो नेट फोर्स यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो F वेक्टर यानी F नेट लिख दो आप, F नेट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर। ठीक है, वेक्टर सम है दोनों का और जब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो एक माइनस में है और एक प्लस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0। तो आपको ये हमेशा ही ध्यान रखना है जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों नेट फोर्स 0 है तो ये जो डायपोल है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। देखो यहाँ पर पॉइंट ए पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, पॉइंट बी पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कपल ऑफ फोर्स है वो मिलके इस पर एक टॉर्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, टॉर्क के कारण क्या हो जाएगा, इस डायपोल में रोटेशन की टेंडेंसी आ जाएगी। भाई यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स दोनों एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें रोटेशन की टेंडेंसी आ जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ इस मार्कर की, मान लो ये यहाँ से फिक्स है तो देखो एक अंगुली में यदि यहाँ पर रखता हूँ और अंगूठा में यहाँ पर रखता हूँ और इसको कुछ हल्का सा फोर्स लगाता हूँ, इसमें भी क्या हो जाएगा, रोटेशन की टेंडेंसी आ जाएगी क्योंकि ये जो अंगुली है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और ये जो अंगूठा है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और ये जो मार्कर है उसमें क्या हो जाएगा, रोटेशन की टेंडेंसी आ जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। तो अब देखिए हम टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल क्या हो जाएगा। देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला यदि हम देखते हैं तो वो होता है हमारे पास टो इज इक्वल टू, भाई टो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं फोर्स, यहाँ पर ये जो फोर्स है किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं इसकी एक्शन लाइन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन में यदि ड्रॉ करता हूँ तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो एंगल हो जाएगा वो क्या होगा, थीटा ही होगा भाई। और इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि जो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो हम कितनी लेते हैं, वो लेते हैं हम 2a, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास 2a sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखते हैं तो ये जो टॉर्क है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा Q इंटू ई इंटू 2a sin थीटा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं देखो Q इंटू 2a क्या होता है, कई बार आ गया ये टर्म, ठीक है। ये होता है डायपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। Q इंटू 2a है, ठीक है। तो ये टो का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास PE sin थीटा, ठीक है। PE sin थीटा ये है हमारे पास एक डायपोल पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क, ठीक है। और यदि हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये जो साइन थीटा वाली जो टर्म होने के कारण इसको हम लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी इन दोनों का P और E का वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है टो की वो क्या हो जाएगी, इन दोनों से जो भी प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इसका यूनिट आप सभी को पता है, देखो यूनिट यहाँ पर ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है यानी डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब थीटा 0, डायपोल को कुछ इस तरीके से रखा हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, टो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कहने का मतलब डायपोल को यदि इस तरीके से रखा हुआ हो, ठीक है, ये जो प्लस क्यूब है वो इस तरफ हो और जो माइनस क्यूब है वो इस तरफ हो, तो आज जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अनस्टेबल होगी, यानी थोड़ा सा यदि हम इसको डिस्पेच करेंगे तो ये इस तरफ पलट जाएगा, ठीक है। पहले वाले में ऐसा नहीं होगा, पहले वाले में तो हम इसको यदि थोड़ा सा डिस्पेच करते हैं, मान लो ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे है, ठीक है, डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो यदि हम उसको थोड़ा सा डिस्पेच करेंगे तो वो वापस अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में यदि हम इसको थोड़ा सा डिस्पेच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहने का मतलब यदि डायपोल को इस तरीके से रखा हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास जो टो है, टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, टो इज इक्वल टू PE, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सभी के बारे में यहाँ पर हमने क्लियरली पढ़ा है और इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं RBSE और CBSE में, उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज हैं QA और QB और ये पॉइंट A और B पर स्थित है। तो यहाँ पर हमें इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताना है और इसका डायपोल मोमेंट भी आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। QA इज इक्वल टू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और जो QB है इसकी वैल्यू कितनी है, QB इज इक्वल टू है हमारे पास -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं टोटल चार्ज की, इस सिस्टम का टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम का उसमें स्थित सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज हैं QA और QB, तो इनका एल्जेब्रिक सम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो एल्जेब्रिक सम है यानी जो चिन्ह है वो यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज़। जब हम इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखो दोस्तों ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा 0, ठीक है। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है एक डायपोल है और डायपोल का जो
टोटल चार्ज है वो हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है। यहाँ पर आपको वैल्यू वगैरह नहीं दी हुई हो और डायरेक्ट पूछ लिया कि एक डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होगा, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है किसी भी एक डाइपोल का टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2A, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Q है वो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है और ये जो 2A है वो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखो लोकेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं इनके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसको हम 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर शो करते हैं किस प्रकार, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेते हैं जिसमें ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस, ठीक है। ये है ओरिजिन। और दोस्तों अब हम पॉइंट A की बात करते हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0, -15 सेंटीमीटर। देखो x के कोऑर्डिनेट 0, y के 0 और z के है -15। तो यहाँ पर हम जब -z एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये है पॉइंट A, ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से कितनी है, -15, ठीक है। माइनस हो जाएगी अपने आप ही, ये जो -z एक्सिस पे है तो इसको मैं पॉइंट A दे देता हूँ। और यहाँ पर है हमारे पास चार्ज Q है जिसकी लोकेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, 0, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट B है वो देखो +15 सेंटीमीटर है, यानी Z एक्सिस पे +15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई एक पॉइंट जो है +Z एक्सिस पे पॉइंट B और यहाँ पर QB चार्ज है, ठीक है। और इसकी लोकेशन भी यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, 0, 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है, जिसे हम 2A से डिनोट करते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगी, देखो इधर भी 15 सेंटीमीटर है, इधर भी 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2A की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2A = हो जाएगा 15 + 15 = 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको उन सभी क्वांटिटीज़ की यूनिट देखनी है, वो एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। और फिजिक्स में हम ज़्यादातर कौन सा सिस्टम काम में लेते हैं, MK सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों ये जो Q है वो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो आप लिख सकते हो 2.5 × 10⁻7 कूलम। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, P = वैल्यूज़ रख दो यहाँ पर। Q की हो जाएगी 2.5 × 10⁻7 और ये जो 2A है, देखो यहाँ पर आपको A नहीं रखना है, 2A है ये टोटल डिस्टेंस, 2A की वैल्यू यहाँ पर रखनी है 0.3 आ जाएगी ये, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है उसका यूनिट क्या होता है, कूलम × मीटर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कूलम × मीटर। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो 2.5 है वो 0.3 से मल्टीप्लाई हो गए, ये बन जाएगा 0.75 और ये आ जाएगा एज इट इज 10⁻7 और यूनिट आ जाएगा कूलम × मीटर। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा यदि हम साइंटिफिक वे में लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 × 10⁻8 कूलम × मीटर। तो ये है डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का। और यदि हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन होती है हमेशा ही -Q चार्ज से +Q चार्ज की ओर। और -Q कौन सा है, देखो ये QB वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होती है, तो आप कह सकते हो अलोंग टू -Z एक्सिस। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन NaCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन Na+ एंड Cl- आयंस इज 1.28 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको NaCl मॉलिक्यूल में Na+ आयन और Cl- आयन के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछा गया है ये जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार फाइंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो Na+ है और ये जो Cl- है इस पर चार्ज कितना है, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं Na+ और ये आ जाएगा हमारे पास Cl-। तो देखो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, और +1 का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट पर +1 का मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और -1 का मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इनका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q = हो जाएगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो Na+ के लिए हो जाएगा इसका चार्ज
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्ट लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर बता रखी है, और किसी भी डायपोल में हम इसको किससे डिनोट करते हैं, 2a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 2a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1.28 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर ये जो एंगस्ट्रॉम है उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास P = Q × 2a। ठीक है, Q × 2a, और दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। देखो Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पर है। जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, P = 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 1.28 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो है कूलम इंटू मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जब 1.6 को 1.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2.048 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। द सेपरेशन बिटवीन इट्स आयन इज। दोस्तों यहाँ पर आपको HCl मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट दे रखा है, और H+ और Cl- आयन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो पूछी गई है। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें डिस्टेंस दे रखी थी, यानी Na+ और Cl- के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी, और हमसे पूछा गया था कि डायपोल मोमेंट क्या होगा। आज यहाँ पर डायपोल मोमेंट दे रखा है और डिस्टेंस पूछी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो वैल्यू है वो सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। किस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। HCl में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ये H+ और ये हो जाएगा Cl-, और यहाँ पर भी देखो +1 आएगा और यहाँ पर -1 है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा चार्ज का, वो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 2a से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये आज आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। और दे क्या रखा है, देखो डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है, P = वैल्यू दे रखी है आपको 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले से क्या होता है, P = Q × 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है P की और Q की, 2a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2a = P/Q, और यहाँ पर जब हम इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास 3.4 इंटू 10⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर ऊपर यूनिट है कूलम इंटू मीटर और नीचे है कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और मीटर ही आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ही है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा, इससे पॉइंट चला जाएगा और ये जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी। कितनी बचेगी यहाँ पर 10⁻11। और जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 17/8 इंटू हो जाएगा 10⁻11 मीटर। थोड़ा सा अब इसको और सोल्व करते हैं तो 2a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2a = 2.12 इंटू 10⁻11 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर अपार्ट एट 1 एंगस्ट्रॉम, द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, तो आपको इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताना है और आपको खुद को ही फाइंड करना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मैं बता देता हूँ आंसर आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। बहुत ही ईजी है। एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, और एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू आपको पता ही है। करना क्या है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कंडीशन फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन यहाँ पर आपको लिखनी है। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कंडीशन हो जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज शुड बी हाई, यानी 10 to ∞ हम लिख सकते हैं, और जो सेपरेशन डिस्टेंस है उन चार्जेस की वो क्या होनी चाहिए, शुड बी स्मॉल। ठीक है, 10 to 0,
क्वेश्चन नंबर 6 है 2 point charges plus microcoulomb and minus microcoulomb are 1 centimeter apart. Calculate the electric field at a distance of 0.30 meter from their centers at a point on the axis and second on the equatorial line. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज हैं प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब और माइनस 5 माइक्रोकूलम्ब और ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनके सेंटर से आपको 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर पहले आपको एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और फिर आपको इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब, Q2 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं माइनस 5 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच की जिसे हम 2a से डिनोट करते हैं, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है, क्योंकि माइक्रो कूलम्ब है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। और ये जो सेंटीमीटर है इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि सारी जो क्वांटिटीज़ है वो एक ही यूनिट सिस्टम में होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है हमें r इज इक्वल टू 0.30 मीटर, ठीक है, ये मीटर में ही है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इनकी वैल्यू फाइंड कर सके। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, आप इसको लिख दो, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q × 2a। और जब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे, देखो ये Q क्या है, इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वली होगा, ठीक है, दोनों के लिए 5 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा इंटू 0.01, ठीक है, या फिर आप इसको 10⁻⁻2 भी लिख सकते हो और यूनिट होगा इसका कूलम्ब इंटू मीटर। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब इंटू मीटर। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, किसी भी डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। यहाँ पर ये जो P है वो डायपोल मोमेंट है और ये जो R है डायपोल के सेंटर से जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस है। जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹, ये आ जाएगा 2 और P की वैल्यू कितनी है हमने अभी फाइंड की थी 5 × 10⁻⁸, ठीक है। और ये जो नीचे क्या है r³ है, तो r की वैल्यू कितनी है 0.30 और इसका हो जाएगा क्यूब। अब जब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देखो यहाँ पर ये 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 और ये 10⁻9 है तो ये हो जाएगा 10⁻10 और यहाँ पर है 10⁻⁻8 तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 10⁻2, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 × 10⁻2। और दोस्तों देखो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, ये जो 0.30 का क्यूब है तो क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो देखो किस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 30/100, ठीक है, जब पॉइंट हटाएंगे तो, और ये कुछ इस तरीके से। अब इसका क्यूब आपको करना है तो ये आ जाएगा 27 और नीचे है 10 का क्यूब होता है 100 और ये 100 ऊपर आके क्या बन जाएगा 10⁻3। हम इसको लिख सकते हैं 27 × 10⁻3। अब दोस्तों आगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है, 10⁻- बन जाएगा +3 और ऊपर 10⁻2 है, टोटल बन जाएगा 10⁻5। और देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 से 3 टाइम बार ये है हमारे पास 1/3 और 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333 × 10⁻, ये कंटिन्यू आगे तक चलता रहेगा और ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻5। अब E की वैल्यू कुछ इस तरीके से हम साइंटिफिक वे में लिख सकते हैं 3.33 × 10⁻4, ठीक है, और न्यूटन पर कूलम्ब इसका यूनिट है। तो ये आ जाएगी उस डायपोल की एक्सियल लाइन के पॉइंट P यानी R इज इक्वल टू 0.30 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, अब हमें फाइंड करना है
इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर। तो देखो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पर सेंटर से 0.30 मीटर डिस्टेंस पर, और जब हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ 1/4 की वैल्यू, और p की वैल्यू कितनी थी 5 × 10⁻⁸, और यहाँ पर r की क्यूब आ जाएगा तो 0.30 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखो ये हो जाएगा 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, और ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁴, और देखो ये बन जाएगा 27 × 10⁻⁻3, ठीक है। और जब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो देखो दोस्तों वैल्यू किस प्रकार आएगी, 9 से ये डिवाइड हो रहा है 5 टाइम बार, और ये 9 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम बार, ठीक है। और ये जो 10⁻³ है ऊपर चला जाएगा, और 10⁻1 है तो ये हो जाएगा 10⁻4, तो ये हो जाएगा 5/3 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। थोड़ा सा और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देखो ये 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.66 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट लॉन्गिट्यूडाइनल एंड ट्रांसवर्स पोजिशंस। देखो ये जो लॉन्गिट्यूडाइनल है वो एक्सियल पोजिशन ही है, और ये जो ट्रांसवर्स है वो है इक्वेटोरियल पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लियरली देखा था कि जब कोई सेम डिस्टेंस के लिए हम कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट वहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पर पहले हमें एक्सियल लाइन पे और फिर हमें इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, और फिर हम उनमें रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो क्या आता है आप सभी को पता है, ई एक्सियल आप लिख सकते हो, ई एक्सियल इज इक्वल टू होता है 2E इक्वेटोरियल। तो यहाँ से आप बता सकते हो इनका जो रेशियो है ये आ जाएगा ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/1, और आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन कीप्ड इन सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो उनके एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार इनका एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जब इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F = QE। देखो यहाँ पर हमने केवल मैग्नीट्यूड की बात की है तो हम QE से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो ये यदि उस फील्ड में मोशन के लिए फ्री है तो न्यूटन के अनुसार क्या हो जाएगा, उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो हो जाएगा F = ma। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं EE, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फोर्स हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास QE = MEAE, ठीक है। और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को यदि हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये भी चार्ज पार्टिकल है और इस पर भी फोर्स लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा F = QE। यदि ये प्रोटॉन मोशन के लिए फ्री है तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी F = ma, और सब स्क्रिप्ट यहाँ पर हम लगा देते हैं P, क्योंकि ये प्रोटॉन के लिए है। और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, QE = हो जाएगा MPAP, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर ये जो Q है और यहाँ पर जो Q है सेम ही है, क्योंकि जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, सेम होता है। ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। देखो इधर तो आ जाएगा 1 = ये हो जाएगा MEAE MPAP, ठीक है। और इसको हम आगे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं MPAP = MEAE, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है एक्सीलरेशन का रेशियो, तो ये आ जाएगा हमारे पास AE/AP = क्या हो जाएगा, देखो ये टर्म इधर आ जाएगी और ये जो मल्टीप्लाई में टर्म है ME वाली भी ये इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास MP/ME। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन का रेशियो। यहाँ पर ऑप्शन में हमें कहीं दिया हुआ है क्या, ये देखते हैं। देखो ये है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास MP/ME, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ऑन प्लेसिंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
इट्स एक्ट अपॉन बाई ए, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा। देखो दोस्तों, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर क्लियरली देखा था कि जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने वहाँ पर ये भी बात की थी, आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म, ठीक है, तो वहाँ पर केवल और केवल टॉर्क लगता था और नेट फोर्स क्या हो रहा था, जीरो। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या हो जाएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म में रखा हुआ है तो ये जो बल और बल आघूर्ण वहाँ पर दोनों लगेंगे, यानी बोथ फोर्स एंड टॉर्क। जब कोई भी डाइपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और केवल क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने बात की थी कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, बताओ। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर मस्ट बी। दोस्तों ये कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर जो टॉर्क है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए जो पी वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच कितना एंगल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों इसमें आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो P डाइपोल मोमेंट है और E क्या है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब जब उस डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मान लीजिए ये है हमारे पास E वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ पर हम ले लेते हैं डाइपोल, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू। तो दोस्तों आज इनके बीच जो एंगल है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90। तो इस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है। तो दोस्तों जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस की हमने बात की थी और ये देखा था कि जब P और E वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो व्हेन एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर इज 0, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम भी आपको पता है क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. दोस्तों यहाँ पर आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है और आपको दे रखा है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी आपको P दे रखा है, P की वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल टू है 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल मोमेंट वाला, इस पर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखो टॉर्क की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मान लो कोई एक डाइपोल थीटा एंगल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, तो उसके लिए हम लिखते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थीटा की भी वैल्यू आपको दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू कितना बता रखा है, एंगल थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री। तो इन सभी की जब हम वैल्यू रखते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, टो इज इक्वल टू
4 इंटू 10⁻⁻⁹, ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁴ और साइन 30 की वैल्यू जब आप बताओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इंटू, यहाँ पर 10⁻⁹ है और यहाँ पर 10⁻⁴ है, तो ये देखो क्या हो जाएगी 10⁻⁵, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो होती है हाफ। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये है 10⁻⁵, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। तो दोस्तों ये आया है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए टॉर्क। दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात की है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स और जो आरबीएससी बुक्स में अवेलेबल थे। अब हम बात करते हैं कि यदि इस टॉपिक से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो वो किस प्रकार होगा। तो देखो यहाँ पर आपको डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन है, इसकी जगह एक्सियल लाइन भी हो सकता है, तो इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार आपके पास टॉर्क था, जब हम किसी भी एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना पूछा जा सकता है। उसके लिए अलग अलग कंडीशंस पूछी जा सकती हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है क्लियरली और फिर उसका आंसर्स देना है। और सबसे बेस्ट ये है कि आप इन क्वेश्चंस पे बार बार प्रैक्टिस करो, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद उसके क्वेश्चंस को जरूर देखो, ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है बच्चों।